देश की पूर्वोत्तर सीमाओं पर 2 दिनों तक फाइटर जेट्स के इंजन गरजेंगे। वायुसेना की ईस्टर्न कमांड चीन की सीमा के पास 2 दिनों का बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। एयरफोर्स के कई बड़े हवाई योद्धा इस एक्सरसाइज का हिस्सा बन रहे हैं। ये देश की हवाई शक्ति के प्रदर्शन के साथ चीन को चेतावनी भी है। अनंत आकाश में गरजते फाइटर जेट्स, दुश्मनों के हौसले पस्त करने वाले हेलीकॉप्टर, चीन की सीमा के पास वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। चीन का चैन उड़ चुका होगा। पाकिस्तान को आज रात नींद नहीं आएगी। जब राफेल फाइटर जेट के इंजन गरजेंगे तो दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएंगे। जब सुखोई दहाड़ेगा तो हिंदुस्तान की सरहदों पर नजर डालने वाले दुश्मनों की सांसें अटक जाएंगी। वायुसेना के ये हवाई योद्धा चीन की सीमा के पास अपना शौर्य दिखाने के लिए तैयार हैं। 2 दिनों तक पूर्वोत्तर के आकाश में वायुसेना के विमान अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। ये महज इत्तेफाक है कि युद्धाभ्यास ऐसे वक्त हो रहा है जब सीमा पर चीन से तनातनी बढ़ी हुई है। वायुसेना के इस युद्धाभ्यास की तारीख तो पहले से ही तय थी, लेकिन इसी बीच चीन ने सीमा पर गुस्ताखी कर दी। तवांग में चीनी सैनिकों को हिंद के जाबाजों ने कुछ ही देर में खदेड़ दिया। अब ये युद्धाभ्यास भी देश के उसी हिस्से में हो रहा है जहां चीन ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की थी। तवांग में चीनी सैनिकों को धूल चटाने के बाद अब हिंदुस्तान अपनी वायु शक्ति से चीन को चेतावनी भी दे रहा है। ईस्टर्न कमांड के इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के कई ताकतवर लड़ाके हिस्सा ले रहे हैं। युद्धाभ्यास में ईस्टर्न कमांड के 4 एयरबेस शामिल हो रहे हैं। युद्धाभ्यास में असम के तेजपुर, छबुआ और जोरहट एयरबेस के विमान शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस के लड़ाकू विमान भी इसमें शामिल हैं। तेजपुर में वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। हाशिमारा राफेल लड़ाकू विमानों का बेस है। जोरहट में अपाचे हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की तैनाती है। पूर्वोत्तर से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी की जिम्मेदारी ईस्टर्न कमांड ही संभालती है। एलएसी पर मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए वायुसेना की भूमिका और बढ़ गई है। मौजूदा हालात में वायुसेना ने पूर्वोत्तर सीमा पर एयर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। चीन की सीमा के करीब इस युद्धाभ्यास का मकसद अपने युद्ध कौशल को धार देने के साथ साथ चीन को चेतावनी देना भी है। ये युद्धाभ्यास वायुसेना की ताकत की मिसाल है। यह हिंदुस्तान की वायु शक्ति का प्रमाण है। इस आसमानी ताकत के दम पर हिंदुस्तान ने सरहद पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, इस युद्धाभ्यास के जरिए साफ तौर पर चीन को कड़े शब्दों में चेताया जा रहा है। अब वायुसेना की बात कर लेते हैं। वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में राफेल और सुखोई जैसे ताकतवर फाइटर जेट्स शामिल हो रहे हैं। इन फाइटर जेट्स की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। लड़ाकू विमानों के साथ साथ बड़े ट्रांसपोर्ट विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं।
हिंदुस्तान के आसमान में हवाई योद्धाओं का पहरा। ताकतवर फाइटर जेट्स ने बनाया अभेद्य सुरक्षा चक्र। चीन की सीमा के करीब जब हिंदुस्तान की ये हवाई लड़ाके जुटे तो ड्रैगन की बेचैनी बढ़ गई। वायुसेना के ईस्टर्न कमांड ने चीन की सीमा के करीब युद्धाभ्यास करके ड्रैगन को बेहद सख्त चेतावनी भी दे डाली। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के कई ताकतवर फाइटर जेट शामिल हो रहे हैं। चीन की हरकतों को देखते हुए वायुसेना ने पूर्वोत्तर सीमा पर राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है। राफेल का नाम दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में शामिल है। 2 इंजन वाले राफेल विमान एक साथ कई मोर्चों पर लड़ सकते हैं। राफेल एक बार में 3700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 300 किलोमीटर की रेंज में हवाई हमला करने में सक्षम है। 1 मिनट में 30 mm गन से 2500 राउंड गोलियां दाग सकता है। राफेल के ताकतवर सेंसर दूर से ही दुश्मन के विमान को पहचान लेते हैं। रफ्तार और फुर्ती में इसका कोई मुकाबला नहीं। राफेल की तरह ही सुखोई 30 MKI भी वायुसेना का फ्रंट लाइन फाइटर जेट है। किसी भी लड़ाकू विमान की ताकत उसके सेंसर और उसकी मारक क्षमता से नापा जाता है और इन दोनों में सुखोई का कोई तोड़ नहीं है। हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमला करने में सुखोई विमानों को कोई टक्कर नहीं दे सकता। सुखोई 30 MKI भी डबल इंजन वाला फाइटर जेट है। एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसका सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम हर मौसम में कारगर है। यह लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन सिस्टम से लैस है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वोत्तर सीमा पर होने वाले युद्धाभ्यास में फाइटर जेट्स के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हो रहे हैं। अपाचे को दुनिया का सबसे घातक हेलीकॉप्टर माना जाता है। अपाचे में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे युद्ध के मैदान में ऑलराउंडर बना देती हैं। अपाचे 365 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। यह 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यह डिजिटल कनेक्टिविटी और मॉडर्न कम्युनिकेशन से लैस है। यह घातक मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। ईस्टर्न कमांड के इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के बड़े ट्रांसपोर्ट विमान भी शामिल हो रहे हैं। ये विमान आसमान के बाहुबली माने जाते हैं। भारी हथियार और उपकरणों को ये चंद मिनटों में युद्ध के मैदान में पहुंचा सकते हैं। ये युद्धाभ्यास वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की मिसाल है। ये सबूत है कि हिंद के वायुवीर हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने के लिए तैयार हैं। चुनौती चाहे जमीन से आए या आसमान से, हिंदुस्तान के ये हवाई योद्धा दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज भारत को 36वां और आखिरी राफेल फाइटर जेट मिल गया। ये राफेल कई मायने में खास है। राफेल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाया है। चीन और पाकिस्तान से चलने वाली तनातनी के बीच राफेल के भारत आने से एयरफोर्स को काफी मजबूती मिली है। इंतजार खत्म हुआ। आ रहा है 36वां और आखिरी राफेल। भारत की शक्ति को अद्भुत आधुनिक तकनीक और रफ्तार की सौगात देने। कई मामलों में फ्रांस से भारत पहुंच रहा ये आखिरी राफेल बेहद खास है, जिसका इस्तेमाल विकास से जुड़ी गतिविधियों में होगा। जरूरत के मुताबिक फ्रांस ने इसके स्पेयर पार्ट में बदलाव किए हैं और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया है।
साल 2016 में फ्रांस और भारत के बीच 36 राफेल विमान का सौदा हुआ था। 60,000 करोड़ रुपए की इस डील में भारत को 36 राफेल विमान मिलने थे, जिसमें से 35 राफेल पहले ही भारत आ चुके हैं। इन 35 राफेल विमानों को हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमार एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया है। बेशक राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। वायुसेना ने हाल ही में राफेल से लंबी दूरी की मीटोर मिसाइल, स्कल्प एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसके अलावा राफेल को हैमर मिसाइल से भी जोड़ा गया है। यह मिसाइल कम दूरी तक सटीक हमले करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। आने वाले वक्त में भारत कई मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है, ताकि दुश्मन देश की तरफ आंख उठाने की जुर्रत न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए मेघालय की बात कर लेते हैं। आज मेघालय में भारतीय सेना कजाकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रही है। काजिन 22 के तहत ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2 हफ्ते तक चलेगी। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं ही एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को लेकर अपनी क्षमताओं को विकसित करने जा रही हैं। मेघालय के उमरोई में आज भारतीय जवान अपने रण कौशल को परखेंगे और निखारेंगे। इस कवायद में उनका साथ देगी कजाकिस्तान की सेना। ये एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। 15 से 28 दिसंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों के जवान जंगल वारफेयर और सेमी अर्बन इलाकों में आतंकवाद से निपटने की रणनीति और कला कौशल का अभ्यास करेंगे। दोनों देशों की इस कवायद का मकसद एक साथ काम करते हुए अपनी क्षमताओं का विकास करना है। इस अभ्यास में कजाकिस्तान सेना के दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैनिक शामिल होंगे। वहीं भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स के जवान इस अभ्यास सत्र में भाग लेंगे। इस प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं सैनिक संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास, विशेष हथियार कौशल जैसे मिशन को अंजाम देंगे। भारत कजाकिस्तान लंबे वक्त से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते आए हैं। साल 2016 में प्रबल दोस्ती अभ्यास के रूप में सिलसिले की शुरुआत हुई थी। 2018 में दोनों देशों की सेना ने अभ्यास काजिंद को अंजाम दिया और अब काजिंद 22 के तहत हिंद और कजाकिस्तान की सेनाएं अपना दमखम परखेंगी। सेना के मुताबिक ये साझा अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को नया आयाम देगा और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात यमुना एक्सप्रेस की। यमुना एक्सप्रेस के यात्री ध्यान दें, क्योंकि आज से गाड़ियों की स्पीड लिमिट 20% घटा दी गई है। अगले 2 महीने तक ये नियम लागू रहेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सर्दियों में कोहरे की वजह से होने वाले हादसों को रोका जा सके। यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार में फर्राटा भरने वाले लोगों को अब इस पर संभल कर चलना होगा। ऐसा ना करने पर रफ्तार के सौदागरों को जुर्माने के तौर पर अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। सर्दियों में खराब मौसम को देखते हुए एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने इस पर चलने वाली गाड़ियों की स्पीड लिमिट घटा दी है, जिसके तहत हल्के वाहनों की अधिकतम रफ्तार 100 से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, जबकि भारी वाहनों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। जाहिर है, तय स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चलाने वालों को जुर्माना भरना पड़ेगा। यमुना एक्सप्रेस वे को ग्रीन फील्ड रोड माना जाता है, जिसकी वजह से ठंड के मौसम में कोहरा इसे अपनी जद में ले लेता है। ऐसे में इस मौसम में तेज रफ्तार से एक्सप्रेस वे पर हादसों की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।
इन्हीं हादसों को टालने के लिए सर्दी के मौसम में इस एक्सप्रेसवे पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर अंकुश लगा दिया जाता है। इस दौरान गाड़ियों की स्पीड लिमिट की जांच के लिए कई स्पॉट पर टीमों की तैनाती की जाएगी। ये 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे महत्वपूर्ण शहरों को मथुरा, आगरा और अलीगढ़ से जोड़ता है। इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के शहरों से कानपुर, लखनऊ और पूर्वांचल के दूसरे जिलों तक यात्रा करने के लिए भी रोजाना हजारों लोग इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में लोग सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, इसके लिए गाड़ियों की रफ्तार पर अंकुश लगाने का फैसला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है और यहां आने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ तो रही है और आने वाले स्थानों में ये संख्या और भी ज्यादा होने की उम्मीद बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के तमाम रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। सबसे पहले वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन को विश्व स्तर की सुविधाओं वाला यहां पर तैयार किया जाएगा और बनाया जाएगा। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इसके मॉडल और डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसे ही डिजाइन को हरी झंडी मिलेगी, उससे धरातल पर उतारने का काम शुरू हो जाएगा। वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया हुआ है। इसका डिजाइन बन रहा है, तो इस डिजाइन में किस तरह से भविष्य में काशी में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे। ऑलरेडी 6-7 गुना बढ़ चुका है और भी कई गुने बढ़ने वाला है। उन सब को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 साल आगे की सोच के प्लानिंग करो। कैंट रेलवे स्टेशन को संवारने पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस भारी भरकम खर्च के बाद ये स्टेशन हवाई अड्डे के टर्मिनल की तरह दिखेगा, जहां यात्रियों को सुविधा भी एयरपोर्ट जैसी ही मिलेगी। जिसमें शॉपिंग मॉल, होटल, मल्टी लेवल पार्किंग, मेडिकल स्टोर्स और विश्राम गृह की सुविधा भी मौजूद होगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन को रोडवेज बस अड्डे से भी जोड़ा जाएगा, यानी रेलवे स्टेशन परिसर के हर हिस्से को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इनके ऊपर करीब 700-800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होएगा टोटल और बड़ी मात्रा में इसका प्लानिंग होगा। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों में से एक की श्रेणी में इसको लाना है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों की श्रेणी में लाना है। तो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत विस्तृत प्लानिंग होगी और बहुत ही केयरफुली हर एक एलिमेंट का डिजाइन बहुत केयरफुली करा जाएगा, क्योंकि हमें आगे के 50 साल तक का सोचने का पीएम साहब ने क्लियर एक बात दी। वाराणसी शहर के स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने के लिए यहाँ के सभी रेलवे स्टेशनों को आपस में जोड़ने की भी योजना है। इसके अलावा सफर को आरामदायक बनाने के लिए जल्द ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी। साथ ही काशी और तमिलनाडु के बीच नई ट्रेन सेवा की शुरुआत होगी, जिसे काशी तमिल संगम एक्सप्रेस नाम से जाना जाएगा। बहुत जल्दी स्लीपर वाली वंदे भारत बनने लगेंगी। अगले कुछ ही करीब 12 से 13 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा स्लीपर वाली वंदे भारत। जब स्लीपर की वंदे भारत आएगी तब लॉन्ग डिस्टेंस की भी कई गाड़ियां बनेंगी। पीएम साहब ने तो 400 गाड़ियों का टारगेट दिया है। वाराणसी के अलावा दूसरे राज्यों में भी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की योजना पर काम जारी है। पिछले साल ही प्रधानमंत्री ने गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। बेंगलुरु में एयरपोर्ट जैसे सुविधाओं वाला इस विश्वस्तरीय टर्मिनल लोगों के लिए खोला गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी मध्य प्रदेश के पहले विश्व स्तरीय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर चुके हैं। आने वाले दिनों में कुछ और रेलवे स्टेशनों के नाम इस सूची में शामिल हो जाएंगे और रेलवे मुसाफिरों को मिलती रहेगी सहूलियत भरी सौगात की गुड न्यूज। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिसार में परिंदों के लिए एक नए किस्म का आशियाना बनाया गया है। खासकर इसमें इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि जो पक्षी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं उन्हें बताया जा सके। क्या है इस आशियाने की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। ये चहचहाहट, ये कलरव
और परिंदों से गुलजार ये रंग बिरंगा टावर कोई आम टावर नहीं है। ये हजारों पक्षियों का आशियाना है जो खास तौर पर पक्षियों के लिए ही बनाया गया है। न बारिश में भीगने का डर, न चिलचिलाती धूप की चुभन। हरियाणा के हिसार के सारंगपुर में बना यह पक्षी घर करीब 2500 पक्षियों का ठिकाना है। इस पक्षी घर में करीब 700 घोंसले हैं और हर घोंसले में 3 से 4 पक्षी रह सकते हैं। इसमें 700 के करीबन घोंसले हैं टोटल मिला के, जिसमें एक घोंसले में 4 या 5 पक्षी रह सकते हैं बड़े। 75 फीट ऊंचे इस टावर का निर्माण कार्य अभी आखिरी चरण में है, लेकिन अभी से ही परिंदों ने इसे अपना लिया है और आना जाना भी शुरू कर दिया है। दिन भर के थके हारे पक्षी जब शाम को इस टावर में लौटते हैं तो वो दृश्य देखते ही बनता है। पक्षियों की मधुर आवाज जैसे कानों में मिश्री सी घोल देती है। बहुत सी चीजों के लिए लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के काम जहां पर किसी प्रकार की रिवार्ड की अपेक्षा नहीं रहती है, क्योंकि ये बेजुबान प्रत्यक्ष डायरेक्ट किसी प्रकार का रिवार्ड नहीं दे सकते हैं, इनके लिए काम करना बहुत ही सराहनीय और धन्यवाद के योग्य है। इन्होंने सबसे अच्छा काम किया कि अपने आप में एक अनोखा कार्य किया है और पक्षियों को बचाने के लिए उन्होंने एक टावर का निर्माण किया है। मेरे हिसाब से आदमपुर तहसील में ये सबसे पहला और अनोखा कार्य किया है इन्होंने, और मेरा ये मानना है कि आसपास की पंचायतों में इससे आके देखना चाहिए, उनको अपने गांव में भी इसका निर्माण करना चाहिए। इस पक्षी घर का निर्माण अनिल बिश्नोई ने परिवार और लोगों के सहयोग से कराया है। उन्हें इसकी प्रेरणा राजस्थान के एक दोस्त से मिली थी। हालांकि अनिल बिश्नोई का यह भी कहना है कि बिश्नोई समाज पशु पक्षियों के साथ पेड़ों की सुरक्षा को लेकर हरदम सजग रहता है। बिश्नोई समाज हमेशा ही जीव जंतुओं के लिए, वन्य प्राणियों के लिए और पर्यावरण के लिए काम करता आया है। पेड़ पौधों के लिए, वन्य जीव कोई भी है, जीव दया पालने का तो एक हमारा नियम ही अलग से है। हरे वृक्ष ना काटो, ये दूसरा नियम है। तो ऐसे नियमों पे हमें हमारे संस्कार ही दिए गए हमारे गुरुजी द्वारा। यही नहीं, इस पक्षी घर के पास पानी का एक तालाब भी है जो विदेशी मेहमानों को आकर्षित करता है। इसलिए इस टावर के बन जाने से विदेशी परिंदों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। साइबेरियन क्रेन, सार्स, बुगले वगैरह आते हैं। गांव का बहुत बड़ा जोड़ है, साफ पानी का जोड़ है। इसके चारों तरफ असंख्य पेड़ हैं, उन पे ये आते हैं, तो उनकी भी हम रक्षा करते हैं। वो बड़े निर्भय होकर यहाँ विचरण करते हैं, प्रजनन करते हैं और फिर 4 महीने यहाँ रुक के चले जाते हैं। ऐसे वक्त में जब जंगल सिमटते जा रहे हैं, बड़ी तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे पक्षियों का आशियाना उजड़ता जा रहा है। पक्षियों के लिए बनाया गया ये बसेरा असंख्य परिंदों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हिसार से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति को लेकर एक गुड न्यूज आई है। सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए वैक्सीन को मंजूरी तो पहले ही मिल चुकी है, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल किए जाने की पूरी तैयारी है। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि स्वदेशी रूप से विकसित ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर पर असरदार साबित होगा। अब मिल जाएगी सर्वाइकल कैंसर से निजात। राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन में शामिल होगी वैक्सीन। क्लिनिकल ट्रायल में टीका का असर साबित होने के बाद इसे भारत के औषधि नियंत्रक की ओर से अनुमति दी गई थी। इस टीके को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में पहली बार लॉन्च किया था, जिसे सर्वेवैक्स का नाम दिया गया है। महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर को लेकर वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई है और अब इस बड़ी कामयाबी HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है और उम्मीद है कि अगले साल से महिलाओं और 9 से 14 साल की लड़कियों को ये दिया जाएगा। 9 साल से 14 साल की लड़कियों को ये वैक्सीन दिया जाएगा। तो उन तक पहुंचने के लिए क्या क्या तरीके हैं, स्कूल के अलावा जो बच्चे स्कूल में नहीं होते हैं, तो वो एक कुछ चुनौतियां हैं जिसके बारे में
हमारे यहाँ इस पे डिस्कशन रहेगा। यही नहीं, इस मिशन को पूरा करने के लिए भारत सरकार तैयारी कर रही है और इसमें कोविड टीकाकरण के अनुभव का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी महिला या बच्ची छूटे नहीं। जो कोविड के अनुभव रहा, उस अनुभव का भी लाभ उठाया जाएगा, क्योंकि कोविड के दौरान हमने बच्चों को वैक्सीनेशन किया है 12 से 18 के बीच में, तो वो अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दावा है कि अगले साल के मध्य तक भारत में लड़कियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में बनने वाली इस वैक्सीन की कीमत बाजार में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन की तुलना में काफी कम होगी। मेड इन इंडिया वैक्सीन है, यहीं पे विकसित हुई है और जहां तक मेरे को बताया गया है कि इसकी कॉस्ट जो अवेलेबल मार्केट की वैक्सीन है उससे 1/10वां हिस्सा है रहेगी, जिससे कि हर व्यक्ति को, हर देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में, हर महिला को, हमारी बिटिया को और हमारे ग्रैंड डॉटर को ये वैक्सीन मिल सकेगी। भारत में दुनिया की लगभग 16% महिलाएं हैं और सर्वाइकल कैंसर के 1/4 मामले भारत में हैं, जबकि दुनिया में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौत के 1/3 मामले अकेले भारत में हैं। हाल में किए गए अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल 80,000 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है और लगभग 35,000 की मौत हो जाती है। स्टडी के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ 9 से 14 साल की लड़कियों में एक ही खुराक असरदार है। मौजूदा समय में भारत इस टीके के लिए पूरी तरह से विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। 3 विदेशी कंपनियां HPV टीके का निर्माण करती हैं, जिनमें से 2 कंपनियां भारत में अपने टीके बेचती हैं। लेकिन देसी टीके के आने से इस वैक्सीन की उपलब्धता ही आसान नहीं होगी, बल्कि सर्वाइकल कैंसर को दूर भगाने की सरकार की कोशिशों को भी बल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र के बुल्ढाना का, जहां 2 भाइयों के बीच में प्रेम और पिता के प्रति लगाव की मिसाल की कहानी आपको दिखाई देगी। पिता की मौत का सदमा छोटे बेटे को ऐसा लगा कि वो उससे उबर नहीं पाया। ऐसे वक्त में बड़े भाई ने अपना फर्ज अदा किया। उसने जन्मदिन के मौके पर छोटे भाई को ऐसा तोहफा दिया जिससे उसका तमाम दर्द खत्म हो गया। जिंदगी का सूनापन पल भर में मिट गया। ऐसा गिफ्ट जो उसके लिए अनमोल तोहफा बन चुका है। क्या है ये अनोखा सा तोहफा, चलिए दिखाते हैं आपको। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इस तस्वीर की तासीर कुछ यही है। यहाँ जिंदगी भी है और यादें भी हैं, और उन यादों को जी भर के जी लेने की चाहत भी। लगभग 1.5 साल पहले कोरोना की वजह से महाराष्ट्र के बुल्ढाना के रहने वाले शिक्षक दीपक विनकर की मौत हो गई। वो अपने पीछे पत्नी के अलावा 2 बेटे छोड़ गए। एक की उम्र 19 साल और दूसरे की 14 साल। पिता की मौत के सदमे से परिवार तो उबर गया, लेकिन 14 साल का छोटा बेटा पिता को नहीं भुला पाया। ऐसे में बड़े भाई से जब उसकी हालत नहीं देखी गई, तो उसने मोम से बना पिता का पुतला उसे तोहफे के तौर पर दे दिया। आतापर्यंत माझ्या लाईफ मधला सगळ्यात 1.5 वर्ष पहले मेरे पिता की कोरोना के कारण मौत हो गई थी। ये मुझ पर और मेरे परिवार पर दुखों का संकट आ गया। पिता का पुतला बनाने का सोचा और उसे छोटे भाई के जन्मदिन पर गिफ्ट कर दिया। पुतला इसलिए बनाया ताकि वो हमारी यादों में हमेशा रहे। मोम से बनी पिता की ये मूर्ति 14 साल के सुमित के जीने की वजह बन गई। बेशक इस मूर्ति में जान नहीं है, लेकिन इस प्रतिमा में सुमित की जान बसती है। वो इस मूर्ति का ख्याल रखता है, उससे आशीर्वाद लेता है। जिंदगी का सूनापन काफी हद तक पिता की मोम की मूर्ति ने पूरा कर दिया है। मेरा बर्थडे आया, वो बोली तेरे को सरप्राइज गिफ्ट देंगे। मैंने बोला बताओ कौन सा गिफ्ट है, तो उनने कुछ बताया नहीं। फिर मैं स्टेज पे गया, फिर उनने गिफ्ट लाया, मेरे को पता ही नहीं था। फिर मैंने ओपनिंग की, फिर मेरे को पता, मैं बहुत खुश हो गया। और फिर अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा घर में ही थे। अपने जन्मदिन पर बड़े भाई से मिला ये गिफ्ट सुमित के लिए आज सबसे अनमोल तोहफा बन चुका है। उसके चेहरे पर अब मुस्कान लौट आई है और उदासी इस मोम की मूर्ति में कहीं खो सी गई है।
जाका खान, बुलदाड़ा, गुड न्यूज टुडे।